हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो मैं हूं गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों का स्वागत है। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन देखेंगे और क्वथनांक का उन्नयन की मोललता से संबंध पर चर्चा करेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अरुक उन्नयन स्थिरांक को डिफाइन करेंगे। तो अच्छे से धैर्य धारण करके समझेंगे, हर पॉइंट को क्लियर करेंगे। मेरा उम्मीद है कि इस टॉपिक से बोर्ड की परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से हमारे प्यारे बच्चे जरूर अटेम्प्ट करेंगे, उसमें छोड़ करके नहीं आएंगे। और हाँ, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर उठता है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, इसे कहते हैं इंग्लिश में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का उन्नयन। सबसे पहले तो हम क्वथनांक के बारे में जानेंगे, क्वथनांक को डिफाइन करेंगे, आखिर क्वथनांक होता क्या है। उसके बाद हम क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ेंगे, क्वथनांक का एलिवेशन पढ़ेंगे। तो क्वथनांक को अच्छे से समझें। क्वथनांक का 2-3 डिफिनेशन होता है, उन सारे डिफिनेशन के बारे में पहले जान लें। मान लेते हैं कि ये एक कोई कंटेनर है जिसमें हम भर दिए हैं जल या कोई अन्य लिक्विड। एक कंटेनर है जिसमें हम भर दिए हैं जल या अन्य कोई लिक्विड। अभी जो है ये उबल नहीं रहा है, वाष्पित हो रहा है। वाष्पित जरूर रह रहा है, उबल नहीं रहा है। उबल नहीं रहा है। वह ताप, अगर इसे गर्म करें, हम टेम्परेचर दें नीचे से, टेम्परेचर इसे गर्म करें तो एक समय बाद ये उबलना शुरू कर देगा। जिस ताप पर ये जल अथवा कोई विलायक उबलना शुरू कर देता है, वही ताप इस विलायक जल अथवा द्रव का क्वथनांक होगा। वही ताप, जिस ताप पर यह उबलना शुरू कर देगा। जल वैसे सामान्यतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू करता है, इसलिए जल का क्वथनांक हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो आम परिभाषा होगा, लेकिन दूसरी परिभाषा हम और देखेंगे। एक और परिभाषा इसका, वैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी खुला तल है उस पर वायुमंडलीय दाब लगता है। हमारे शरीर पर भी चारों तरफ से वायुमंडलीय दाब लगता है और वो वायुमंडलीय दाब का मान होता है 760 mmHg, 760 mmHg। तो हमें पता है कि जल का तल ऊपर से खुला है, अतः इस पर भी एक वायुमंडल का दाब लगेगा जिसका मान होगा 760 mmHg। इस जल के तल को ऊपर से वायुमंडलीय दाब ने दबा करके रखा हुआ है और ये जल का तल ऊपर उठ नहीं पा रहा है। जल का तल ऊपर उठ नहीं पा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, एक बात जरूर जान लीजिए कि हम लोग गैसों के अणुगतिज सिद्धांत में पढ़े हैं क्या? गैसों के अणुगतिज सिद्धांत में पढ़े हैं क्या? दो अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान होता है। दो अणुओं के बीच अंतरा अणुक स्थान होता है। यह अंतरा अणुक स्थान ठोस में सबसे कम होता है, जल में उससे अधिक होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। गैस में सबसे अधिक। हाँ, और दूसरी बात ये पढ़े कि इनके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं और ये आकर्षण बल ठोस में सबसे कम, जल में उससे नहीं, ठोस में सबसे अधिक, जल में उससे कम और गैस में नगण्य के बराबर होता है। ये दो बात। तीसरी बात एक और ध्यान दें, ये जो अणु होते हैं ये अपने मध्य पोजीशन के इधर उधर गति करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। अच्छा, इनके भी कण ऐसा ही काम करते हैं। सतह के अणु जो होते हैं ऊपर नीचे, सतह के अणु जो होते हैं कम बल से बंधे होते हैं, क्योंकि
अंदर के अणुओं पर चारों तरफ से आकर्षण बल लगता है और सतह के अणुओं पर केवल एक दो तरफ से बल लगता है बांधने वाला, और इनको इधर से भी ऐसे चारों तरफ से हर दिशा से आकर्षण बल लगा रहता है, अर्थात ये टाइटली बाउंडेड होते हैं और ये कम टाइटली बाउंडेड होते हैं। इनके अणु ऊपर नीचे कंपन करते हैं और ऊपर नीचे कंपन करते समय इनके अणु क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। हल्के अणु ऊपर उठते हैं तो हवा का झोंका इसे उठा ले जाता है और जल का तल नीचे होने लगता है, अर्थात जल में क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती रहती है। हाँ, ये कंटेनर बंद रहे तो भी वाष्पन की क्रिया होती है, बशर्ते वाष्पन एयर में नहीं, बंद बर्तन में ही पड़ा रहता है। ये वाष्पन की क्रिया इसमें भी होती है, वाष्पन की क्रिया इसमें भी होता है, और खुला रहता है तो भी रहता है। जल के अंदर अणुओं में जल में एक वाष्पन होता है, इसलिए वाष्प दाब लगता है। क्या लगता है, वाष्प दाब लगता है। जल का वाष्प दाब होता है, अंदर से लगता है, जो कि ऊपर की ओर लगता है। अब वायुमंडलीय दाब बाहर से लगता है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर लगता है, और वाष्प दाब ऊपर की ओर लगता है, वायुमंडलीय दाब नीचे की ओर लगता है। ये वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब से अधिक होता है, इसलिए ऐसे दबाए रहता है और वाष्प दाब इसे उठा नहीं पाता है। वाष्प दाब के बारे में हम पढ़े हैं क्या, वाष्प दाब तब बढ़ता है जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। ताप को किसी जल का या विलायक का या द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जब हम ताप को गर्म करते हैं, द्रव के या विलायक के ताप को हम बढ़ाते हैं, तो इसका वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जब वाष्प दाब बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और तब जो है ये उठा देता है। वायुमंडलीय दाब इस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता है, और जल के अणु क्या होते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। जल के अणु ऊपर उठने लगते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं जल का उबलना। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जल का उबलना। तो वह ताप जिस पर जल के अंदर का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वही ताप क्या होता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। वही ताप इसका क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब या द्रव का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो चलिए, वाष्प दाब जैसे जैसे अधिक बनेगा, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, और वायुमंडलीय दाब के बराबर होने पर, जब बराबर हो जाएगा, जिस ताप पर बराबर हो जाता है, उसी ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो क्वथनांक का परिभाषा तो हम लोग समझ लें। अब थोड़ा हम क्वथनांक उन्नयन पर चर्चा कर लेते हैं, तब जाके हम लोग फार्मूले पर पहुंचेंगे। क्वथनांक उन्नयन पर देखिए, ये शुद्ध जल था या शुद्ध विलायक था। शुद्ध विलायक, इस समय इसका वाष्प दाब जो होता है, इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो चुका है, और ये क्वथन करने लगा है, उबलने लगा है। अब हम क्या करते हैं, एक और कंटेनर लेकर के हम समझाते हैं। दूसरा कंटेनर, इस कंटेनर में क्या किए हम, ऐसे ये कंटेनर है। अभी जो है इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए, अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ मिला दिए। अवाष्पशील विलेय पदार्थ कौन होता है, वे सभी पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सामान्यतः पर, उसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या हैं, अवाष्पशील हैं। अवाष्पशील और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाते हैं। वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कौन पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो जल में डालने पर आयनित नहीं होते हैं, दो आयनों में टूटते नहीं है, उसे वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। और जो जल में डालने पर विपरीत आयनों में टूट जाते हैं, उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं।
जैसे सभी आयनिक यौगिक जो होते हैं, ऑल आयनिक यौगिक, ऑल IONIC आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोलाइट सभी आयनिक यौगिक जो होते हैं वैद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं। हम आज इस पर चर्चा नहीं, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, अर्थात विलयन में या विलायक में डालने पर ये टूटते नहीं हुए। तो इनकी दो प्रॉपर्टी है, एक तो टूटेंगे नहीं और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाष्पित भी नहीं होंगे, वाष्पित भी नहीं होंगे। अभी जब शुद्ध था तब यहाँ पर सारे अणु जल के थे और जल के अणु क्या बनाते थे, वाष्प बनाते थे। अब हो गया जल के भी अणु और अवाष्पशील विलेय पदार्थ के भी अणु हो गए। ये जल का अणु है, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणु है, ये जल का अणु है और ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ का। तो देखिए अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबल रहा था। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा ताप था जिस पर वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो गया था और ये उबलना शुरू कर दिया था और क्वथनांक मिल गया था हमें। अब क्या हुआ कि वाष्प ये बन रहा है, इसका वाष्प नहीं बन रहा है, इसका वाष्प बन रहा है, इसका वाष्प नहीं बन रहा है, इसका वाष्प बन रहा है, इसका वाष्प नहीं बन रहा है, इसका वाष्प बन रहा है, इसका वाष्प नहीं बन रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब सतह पर दोनों के अणु आ चुके हैं, एक जल के भी और कुछ जल के अणु भी हैं और कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ के भी अणु हैं, दोनों अणु आ चुके हैं। तो जल के अणु वाष्पित होंगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणु वाष्पित नहीं होंगे। इस प्रकार वाष्पन की क्रिया घट गई, उसी ताप पर वाष्पन की क्रिया क्या हो गई, घट गई। और जो वाष्पन की क्रिया घट गई तो वाष्प दाब भी क्या हो गया, वाष्प दाब भी कम हो गया। और वाष्प दाब कम हो गया अर्थात इसी टेम्परेचर पर अब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं रह गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं रह गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें टेम्परेचर और देना पड़ेगा और अधिक गर्म करना पड़ेगा, और अधिक गर्म करना पड़ेगा। और जब और अधिक गर्म करना पड़ेगा तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। अर्थात क्वथनांक अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो क्वथनांक था वही क्वथनांक हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक में वृद्धि हो गई और इसी क्वथनांक में वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसी क्वथनांक में वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। परिभाषित कैसे करेंगे, जब क्वथनांक को पहले परिभाषित करेंगे, उसके बाद क्वथनांक उन्नयन को परिभाषित करेंगे। क्वथनांक को परिभाषित कैसे करेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव अथवा जल अथवा कुछ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर द्रव या शुद्ध विलायक अथवा जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव अथवा जल का क्वथनांक कहते हैं। परंतु जब हम किसी शुद्ध जल अथवा विलायक में कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है, जिसके कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक में इस वृद्धि को ही हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक में इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक की हम परिभाषा और क्वथनांक की उन्नयन की परिभाषा को हम लिख देते हैं। देखिए वह ताप जिस पर किसी विलायक कोष्ठ में हम जल लिख दे रहे हैं, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव उस विलायक का क्वथनांक कहते हैं।
करते हैं, उस विलायक का क्वथनांक कहते हैं, इन्वर्टेड कामा में अब लिख दे रहे हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन के क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ये क्वथनांक उन्नयन का सटीक परिभाषा हुआ। क्या हुआ परिभाषा? फिर से एक बार सुन ले। वह ताप जिस पर किसी विलायक कोश में जल गए का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस विलायक का क्वथनांक कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलयन के क्वथनांक में इस वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। यही क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा है। अब हम इसे ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि ग्राफ के माध्यम से कि किस तरह से क्वथनांक उन्नयन को ग्राफ के द्वारा क्लियर किया जाता है। चलिए तो हम ग्राफ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसे इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। हाँ, वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स खुद बनाते रहें, क्योंकि अपना नोट्स बेस्ट नोट होता है। थोड़ा हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ पर चर्चा करते हैं। चलिए ग्राफ देखते हैं। टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे, उसी में आ जाएगा। ग्राफ हम एक्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इस पर दिखा रहे हैं हम ताप और इस पर दिखा रहे हैं वीपी मतलब वेपर प्रेशर। अब हमें ये दो ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा, एक तो शुद्ध विलायक का और एक विलयन का, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब अधिक और विलयन का वाष्प दाब कम हो रहा है। और उसी में हो रहा है क्या, विलायक का क्वथनांक कम और विलयन का क्वथनांक अधिक हो रहा है। तो इन्हीं के बीच हम रिलेशन देख करके हम एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। ये हम प्लॉट कर दिए हैं ग्राफ शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक। ये शुद्ध विलायक का ग्राफ है, शुद्ध विलायक। इस शुद्ध विलायक का ग्राफ यहां पर 0 है। ये टेम्परेचर और वर्सेस वीपी वाष्प दाब का ये ग्राफ है। टेम्परेचर हम देखना चाहिए इस टेम्परेचर पे, यहां से ग्राफ से किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उस पॉइंट पर
उस पॉइंट पर ताप को बताता है, उस पॉइंट पर कितना ताप होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस को जो क्रॉस करते हुए जाता है वो बताता है कि उस ताप पर कितना वाष्प दाब होगा। तो हम देखते हैं, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं तो पता चलता है ये एक टेम्परेचर हमें मिल रहा है इतना, और इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब है इतना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इतना टेम्परेचर कर दिए तो वाष्प दाब क्या हो गया, बढ़ करके इतना हो गया। मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। अब एक बात और जान लें, जब हम इसी शुद्ध विलायक में क्या करेंगे, कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ ले ले डाल दें तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा और उबलना भी थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं चाय बनाने के लिए पैन में पानी लेते हैं और उस पानी को गर्म करते हैं, पानी जस्ट उबलने वाला जैसे होता है, जो ही उबलना शुरू करता है समझ लीजिए कि उसका क्वथनांक हो गया, वो जो ताप पर उबल रहा है वही ताप उसका क्वथनांक हो गया। अब उसमें क्या किए, 2 चम्मच हम चीनी उसमें डाल दी। जैसे ही चीनी डालेंगे उबलना उसका थोड़ा तुरंत रुक जाएगा, और तुरंत रुक जाएगा उसके बाद थोड़ी देर तक और गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। उबलना इसलिए रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर का वाष्प दाब कम हो गया। वाष्प दाब जैसे जैसे कम होता जाएगा उबलने का ताप भी बढ़ता जाएगा। वाष्प दाब कम हो जाता है उसी ताप पर, उस पर्टिकुलर ताप पर। तो मान लेते हैं कि हम शुद्ध विलायक नहीं, अब विलयन का बनाना चाहते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब इसी पर्टिकुलर ताप पर इससे अधिक होगा कि इससे कम होगा। तो क्लियर बात है कि वाष्प दाब विलयन का क्या होता है, कम होता है। तो जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका ग्राफ ऊपर नहीं नीचे आएगा। कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा। ये विलयन का ताप से वाष्प दाब का ग्राफ है। अब देखिए थोड़ा कंसीडर कर लें, इस ताप पर शुद्ध विलायक है तो वाष्प दाब इतना, और विलयन बन गया तो वाष्प दाब इतना, घट गया। वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। हम यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट दिखा दे रहे हैं, ये लाइन है जो वायुमंडलीय दाब को बता रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है, वायुमंडलीय, ये वायुमंडलीय दाब को बता रहा है। मतलब ये पूरी लाइन हम आगे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें ऐसे, तो ये लाइन बताएगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएगा, वायुमंडलीय दाब को। अब ग्राफ जो है इसका ग्राफ बढ़ता गया, ताप बढ़ाते गए, वाष्प दाब बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि इसका वाष्प दाब, ये देखिए इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो जिस ताप पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ होगा, जिस ताप पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ होगा, वह ताप इसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। वह ताप इसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। इसे हम T0B से प्रदर्शित कर रहे हैं, T0B। T0 इसलिए कि इसमें अभी कुछ भी मिलाया नहीं गया है, केवल अकेला है, शुद्ध रूप से है, इसलिए इसे T0 कर दिए। विलयन का देख ले थोड़ा जरा, विलयन का ऐसे ताप बढ़ाते गए, वाष्प दाब बढ़ता गया, और एक समय कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, अर्थात विलयन इस ताप पर क्या होगा, उबलना शुरू होगा, अर्थात विलयन का क्वथनांक क्या होगा, उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और ये हो गया Ts हो गया विलयन का क्वथनांक। तो ये विलयन का क्वथनांक और ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब दोनों के क्वथनांक में देखिए कुछ अंतर दिख रहा है, जिसे हम डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, और इसी अंतर को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या करें, क्वथनांक का उन्नयन। अच्छा, ये क्वथनांक का उन्नयन क्यों मिला, इस ताप पर परपेंडिकुलर, एक ताप पर देखा जाए, एक ही ताप पर, किसी एक ताप पर, इस ताप पर देख लेते हैं, क्वथनांक वाले पर नहीं लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। इस ताप पर मान लेते हैं कि इसका वाष्प दाब है P0, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, और उसी ताप पर देख रहे हैं विलयन का वाष्प दाब कम हो गया है PS। अगर इसी ताप पर
विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम नहीं हुआ होता, तो ये ग्राफ इसी पर मिला होता, इसी पर कोलैप्स मिला होता, अर्थात इसका भी क्वथनांक वही ताप बनता जो क्वथनांक विलयन का है या विलायक का है। विलयन और विलायक का क्वथनांक एक ही मिल जाता अगर ये वाष्प दाब में कमी नहीं हुई होती तब। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाने के कारण क्वथनांक का उन्नयन हो गया, क्वथनांक इधर शिफ्ट हो गया, नहीं तो एक ही पर मिलता। तो जितना अधिक कमी मिलेगा वाष्प दाब में कमी, ये P0 माइनस PS बराबर क्या है, वाष्प दाब अवनमन है, वाष्प दाब का में कमी है। और ये देखिए TS माइनस T0 B बराबर है, ये TS क्या T से नोट कर लिया जाए, TB से नोट कर लिया जाए, ये है क्वथनांक उन्नयन, ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। अब ये क्वथनांक उन्नयन इसके समानुपाती होगा, क्योंकि जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्वथनांक उन्नयन, और इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TB से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं T0 TB माइनस T0 B समानुपाते P0 माइनस PS, ये हम कह सकते हैं। क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होगा, या डेल्टा TB समानुपाते P0 माइनस PS। क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। और इसी वाष्प दाब के, अच्छा एक बात और जानते हैं, वाष्प दाब का अवनमन जो होता है, वाष्प दाब का अवनमन यहाँ पर देख लें कैसे हम लोग पढ़े थे। वाष्प दाब का अवनमन क्या है, जब ये शुद्ध रूप से था तो सतह पर सारे अणु जल के थे, और जल के अणु सब वाष्पित होते थे, सबके कारण वाष्प बन रहा था, P0 बन गया था, वाष्प दाब अधिक बन गया था। जब इसी में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए थे, तो कुछ जल कुछ अवाष्पशील, कुछ जल कुछ अवाष्पशील, कुछ जल कुछ अवाष्पशील। इन्हीं अवाष्पशील विलेय पदार्थों के कारण वाष्प दाब में कमी आ गई थी। अवाष्पशील विलेय पदार्थों के कारण वाष्प दाब में कमी आ गई थी। अब ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मात्रा जैसे जैसे इस विलयन में बढ़ती जाएगी, वाष्प दाब में और कमी मिलता जाएगा। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बढ़ाने पर वाष्प दाब में अवनमन अधिक मिलेगा, और जैसे जैसे मोलों की संख्या जिसका बढ़ेगा उसका मोल प्रभाज भी बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं P0 माइनस PS समानुपाती होगा जीटा B। जीटा B क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मोल प्रभार, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मोल प्रभार। तो हम ये कह सकते हैं, इसके आधार पर कह सकते हैं डेल्टा TB समानुपाते जीटा B, डेल्टा TB समानुपाते जीटा B। अब हम एक एक टर्म का मीनिंग दिखा देते हैं क्या क्या है। P0 इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब, TB इक्वल टू विलयन का क्वथनांक, T0 B इक्वल टू विलायक का क्वथनांक, और डेल्टा TB इक्वल टू क्वथनांक उन्नयन, और जीटा B इक्वल टू है विलेय, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है
का मोल प्रभाज्य। ये इस सारे टर्म की मीनिंग है और ये इनके बीच का ग्राफ है और ये एक फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि क्वथनांक उन्नयन और मोललता में संबंध क्या होता है। इसको थोड़ा देख लें, क्वथनांक उन्नयन और मोललता में संबंध। इसे हम इरेज करते हैं और इसे अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, पोस्ट करके, वीडियो को पोस्ट करके। और हाँ, एक हमारा विशेष रिक्वेस्ट है, आप अपने प्यारे से, खूबसूरत से, नटखट से इस चैनल गुप्ता सर क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करने का सलाह दें, जिससे हमारे वीडियो को दम मिले। और हाँ, दिल करे तो लाइक भी कर दिया करें। ये हमारा आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है और इसी उम्मीद के दम पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। क्वथनांक उन्नयन और मोललता में संबंध। रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी। तो मोललता और क्वथनांक उन्नयन में हम लोग संबंध देखेंगे। ये संबंध कहीं किसी थ्योरी से नहीं आया है, ये केवल प्रयोग से आया है। प्रयोग से पता चला है कि प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ये केवल प्रयोग से पता चला है। प्रयोग से क्या पता चला है? क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। और हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा टीबी। ये क्या है? क्वथनांक उन्नयन है समानुपाती स्मॉल एम। मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटा दें, एक नियतांक आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। ये हो गया इनके बीच का संबंध। हियर के बी इक्वल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक यम इक्वल टू है मोललता। हाँ, लेकिन एक बात जानते हैं मोललता के बारे में, और भी हमारे पास फार्मूले हैं। मोललता इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार इन केजी। विलायक का भार किलोग्राम में। ये मोललता का सूत्र होता है। हम ऐसे भी लिख सकते थे एन बी अपान कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। तो हम डेल्टा टीबी को अगर एक्सटेंड करें तो हमें मिल जाएगा क्या? केबी और क्या मिलेगा? इनटू एन बी अपान डब्ल्यू इन केजी। एन बी क्या? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये मोलल उन्नयन स्थिरांक को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग लिखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक? केबी है। केबी को हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? इसके हिसाब से देखा जाए, इस फार्मूले के हिसाब से, यदि यम बराबर 1, यदि
यम बराबर 1 मोल पर केजी, मोललता का मात्रक होता है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। और जिस विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम होती है उसे कहते हैं मोलल विलयन। मोलल विलयन। तो अगर मोलल विलयन है तो केबी किसके बराबर होगा? डेल्टा टीबी के बराबर होगा। केबी किसके बराबर? डेल्टा टीबी के बराबर। किस विलयन के लिए? मोलल विलयन के लिए। तो परिभाषित करने के लिए हम लिख सकते हैं क्या? किसी मोलल विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। देख लें, किसी मोलल विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये एक परिभाषा हो गया इस वाले फार्मूले से। दूसरी परिभाषा हम इस वाले फार्मूले से भी दे सकते हैं। इस वाले फार्मूले में अगर हम एनबी को 1 मोल लें, यहां पर हम दिखा देते हैं, यदि एनबी बराबर 1 मोल और डब्ल्यू बराबर 1 केजी, मतलब एनबी क्या है भाई? अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। मतलब यदि किसी 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो जो क्वथनांक उन्नयन होता है वह मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। अगर इसे 1 मान लें, इसे भी 1 मान लें, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम परिभाषा एक यहाँ पर लिख देते हैं इन्वर्टेड कामा में। यदि 1 मोल, यदि क्या, ऐसे लिखने शुरू कर दें, 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोलने पर विलयन की क्वथनांक का उन्नयन विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। यहाँ पर देख लिए डेफिनेशन, फिर से बोल दे रहे हैं, बड़ा डेंस हो गया है। 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोलने पर विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ये 2 परिभाषा मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए है। इसके बाद हम थोड़ा एक परिभाषा और देख लेते हैं, ग्राम अणु के उन्नयन स्थिरांक। इसे हम इरेज कर रहे हैं और वीडियो को पॉज करके जरूर नोट्स बनाया करें। तो चलिए भाई, अब हम देखते हैं ग्राम अणु के उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणु के उन्नयन स्थिरांक
स्थिरांक। ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? एक मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, थोड़ा मिस्टेक हुआ, को यहाँ पर देखिए, एक मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में घोलने पर विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। विलायक का मोलल उन्नयन, क्योंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है विलायक पर निर्भर करता है, न कि विलेय पर। ठीक है, तो बस परिभाषा सेम यही रहेगा, बस 1 किलोग्राम को 100 ग्राम कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 ग्राम। यहाँ पर भी परिभाषा हम दे सकते थे ग्राम में, 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम कर सकते थे। एक मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में घोलने पर विलयन के क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, ऐसा कर सकते थे। और जब 1 किलोग्राम हटा करके 100 ग्राम रख देंगे तो यही परिभाषा इस हेडिंग का हो जाएगा। तो लिखते हैं क्या? 1 मोल, ऐसे भी लिख सकते थे, 1 मोल अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य भी जोड़ सकते थे, इसमें भी उसमें भी। अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य विलेय पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक उन्नयन विलायक की ग्राम अणु के उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ये डेफिनेशन हो जाएगा ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक का, और ये डेफिनेशन हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक का। अब बस 2-3 लाइनें और 2-4 पॉइंट और बता दे रहे हैं, ये हेडिंग समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। अब एक बात जान लें, क्या पॉइंट हम स्पेशल पॉइंट नोट कर दे रहे हैं, क्या है? ये जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है, यह मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान। मतलब अगर जल है तो जल में चाहे ग्लूकोज डालें या जल में चाहे यूरिया डालें, दोनों के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी का मान क्या होगा? बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं? जल हैं। विलायक क्या हैं? जल हैं। भले ही विलेय कोई अलग अलग पदार्थ हो, उससे मतलब नहीं है। विलायक अगर समान है तो मोलल उन्नयन स्थिरांक भी समान होगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कुछ विलायकों का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान देख लें। कुछ विलायकों का मोलल उन्नयन
स्थिरांक इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर दो कॉलम बना देते हैं हम। एक में लिख देते हैं विलायक और एक में लिख देते हैं केबी मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक, केल्विन पर मोल इसका मात्रा होता है। विलायक में ले लेते हैं जल, इसका हो जाएगा 0.51। फिर लेते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसका मान लिख देते हैं 1.20 ले लेते हैं। और इसके बाद ले लेते हैं हम एसीटोन इसका मान ले लेते हैं, हो जाता है 1.72 लिख देते हैं। इसके बाद ले लेते हैं बेंजीन, जिसका मान हो जाता है 2.63। उसके बाद क्लोरोफार्म इसका मान हो जाता है 3.85। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, इसका मान हो जाता है 5.02। ये इतना जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान होता है, जो कि ये हर सवाल में दिया होता है, गिवन होता है। इसे या तो याद कर लेते हैं जल का, और सब में दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतने पर रुकते हैं टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।